नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जीआईटी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे लीन सिक्स सिग्मा 8 वेस्टेज के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग किए जाने वाले या मैन्युफैक्चरिंग में जिसका एनालिसिस किया जाता है वो 8 टाइप ऑफ वेस्टेज क्या होते हैं, और यह 8 टाइप ऑफ वेस्टेज की एनालिसिस क्यों किया जाता है और क्या होते हैं, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। दोस्तों, यदि कोई क्वालिटी मैनेजरियल इंटरव्यू हो या मैनेजर का इंटरव्यूज़ हो कहीं भी, चाहे मोल्डिंग का हो चाहे कहीं भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो ये 8 टाइप ऑफ वेस्टेज पूछे जाते हैं, या क्वालिटी के इंजीनियर्स के इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम वीडियो में आगे आपको एक ऐसा मैजिकल फार्मूला बताएंगे जिसकी मदद से आप 8 टाइप के वेस्टेज को आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, लेट न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि वेस्टेज क्या होता है। दोस्तों, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट क्या होता है, यदि हम कुछ एक्सपेंस करते हैं यानी खर्चा करते हैं या एफर्ट लगाते हैं, और उसका जो आउटकम होता है यानी जो उसका ट्रांसफॉर्म होता है वैल्यू एडेड नहीं होता है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं होती है, तो वह प्रक्रिया जो होती है टोटल वेस्ट हो जाती है। सपोज डैट यदि हम किसी दीवार को धक्का देते हैं, हम वहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, परंतु हम यहाँ पे अपने बल का वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इसे वेस्टेज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पार्ट में, प्लास्टिक पार्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है जो कि क्वालिटी से मैच नहीं करेगा, यानी कि यह जो हमारा एज पर क्वालिटी यह मैच नहीं करेगा हमारे रिक्वायरमेंट्स को, और यह रिजेक्ट है क्योंकि इस पर डिफेक्ट है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यह एक वेस्ट है। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि 8 टाइप ऑफ वेस्टेज क्या होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में एनालिसिस किए जाते हैं। सबसे पहला आपका वेस्टेज जो होता है वो होता है डिफेक्ट। दूसरा जो वेस्टेज होता है वो होता है ओवर प्रोडक्शन। तीसरा वेस्टेज होता है आपका वेटिंग। चौथा होता है आपका नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट या स्किल कह लीजिए। पांचवा होता है ट्रांसपोर्टेशन। छठा होता है इन्वेंट्री। सातवां होता है आपका मोशन, और आठवां और अंतिम वेस्टेज जो होता है जिसका एनालिसिस किया जाता है वो है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। दोस्तों, आगे हम वीडियो में इन सभी वेस्टेज के बारे में एक एक करके जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहला वेस्टेज नंबर 1, वेस्टेज ऑफ डिफेक्ट। दोस्तों, ये क्या होता है, जैसे कि कोई भी कस्टमर डिमांड करता है किसी प्रोडक्ट का और हम उससे मीट नहीं कर पाते हैं, यानी कस्टमर डिमांड से मीट नहीं कर पाते हैं, तो यह डिफेक्ट होता है। या तो ऐसा होता है कि वह वन टाइम में हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर हम रिवर्क करना पड़ता है, दोबारा काम करना पड़ता है, तब जाके हम कस्टमर को मीट कर पाते हैं, तो उस टाइप को डिफेक्ट कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। दूसरा चीज़, यदि जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वह हमारा एज पर डायमेंशनल नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ प्रोडक्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एज पर डायमेंशन तो ये हो सकता है, परंतु आपका यह नॉट ओके है, क्योंकि इस पे प्रोडक्ट के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, विजुअल अच्छा नहीं है, और इसका कोई वैल्यू एडेड नहीं है। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण डिफेक्ट क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी लाइन में, चाहे जिंदगी में, मानिए नो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन फर्स्ट टाइम, यानी कि कभी भी आप कम्युनिकेशन करते हैं अपने शिफ्ट का या अपने प्रोडक्शन का, यदि सामने कम्युनिकेट पहली बार में आप करेक्ट नहीं करते हैं, तो यह सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है, क्योंकि आने वाले ढेर सारे डिफेक्ट्स का कारण वही चालू हो जाता है। तो कभी भी आप आगे कम्युनिकेट करें किसी बात को तो करेक्ट करें फर्स्ट टाइम में ही। दोस्तों, सॉल्यूशन क्या होता है आपका डिफेक्ट का? प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पीडीएस सीट। पीडीएस सीट क्या होता है? प्रोसेस डाटा सीट, जिसमें सारे प्रोसेस के डाटा सीट में सब कुछ दिया रहता है कि कैसे कितने टेम्परेचर पे क्या कौन से प्रोसेस से बनाना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ये पीडीएस जो होता है, प्रोसेस डाटा शीट को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए, तो हम डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। और डिस्प्ले ऑफ ओके और नॉट ओके सैंपल्स। अवेयरनेस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर के अवेयरनेस के लिए हमें ओके और नॉट ओके के सैंपल्स जो है हमें लगाने चाहिए मशीन्स पे या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, ताकि उस बंदे को पता चले, जो ऑपरेट कर रहा है उसको पता चले
कि कौन सा प्रोडक्ट ओके आ रहा है और कौन सा प्रोडक्ट नॉट ओके आ रहा है। अगर यदि आप नॉट ओके के कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स आते हैं, जितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं उनके सारे सैम्पलिंग करके आप अपने प्रोडक्शन एरिया में लगा दें, तो जो बंदा ऑपरेट कर रहा है मशीन को वह उससे मैच करके उसको अलग रख सकता है, जिससे आप रिवर्क से बच सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा वेस्ट है वह है ओवर प्रोडक्शन। अब ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कस्टमर से की डिमांड से हम ज़्यादा बना लेते हैं, या ज़रूरत नहीं है हम उसको बना लेते हैं, या प्रोड्यूसिंग फास्टर देन नीडेड, यानी कि उतनी मात्रा में ज़रूरत नहीं है जितनी मात्रा में हम उसको प्रोड्यूस करें। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम एक मोबाइल का बैक कवर और फ्रंट कवर बना रहे हैं, और फ्रंट कवर जो है 100 पीस बनता है 1 घंटे में, और बैक कवर जो है 120 पीस बनता है, यानी कि फास्टर बनता है फ्रंट कवर से। तो क्या होगा दोस्तों, हर बार 20 पीस का इन्वेंट्री हो जाएगी, इस तरीके से इन्वेंट्री एक्सेस हो जाएगा। तो यह वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन होता है। दोस्तों रीज़न क्या होते हैं इसके, हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए मोल्ड के बारे में अगर लेके बात किया जाए तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, जैसे कि आप जैसे फ्रंट कवर बैक कवर का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि बैक कवर का मोबाइल का जो बैक कवर है उसका मोल्ड जो है आपका 12 कैविटी का है, जबकि आपका फ्रंट कवर का आपका 6 कैविटी का है, तो हम कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे इसको, और बैक कवर हमेशा ही ज़्यादा बनेगा, नीड से ज़्यादा बनेगा। दूसरा है पुअर प्लानिंग, यानी कि अच्छी तरीके से हम प्लान ना करें, ये रीज़न होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लान ए से लेकर ई तक है, लेकिन कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये एक दिशा में नहीं है, यानी कि पुअर प्लानिंग जो होता है ओवर प्रोडक्शन का एक कारण होता है। पुअर मैपिंग और शेड्यूलिंग, जैसे कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को मैपिंग कर रहे हैं, सपोज दैट आपके पास 10 मशीनें हैं और मशीन नंबर 1 पे एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसकी असेंबली मशीन नंबर 10 पे लगने वाले प्रोडक्ट से होनी है। यदि हम उसको मैपिंग करके ऐसा करें कि आसपास में ही लगे, तो हम ओवर प्रोडक्शन से बच सकते हैं और शेड्यूलिंग भी अच्छी रह सकती है। सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों ओवर प्रोडक्शन का, जस्ट इन टाइम का प्रयोग करना चाहिए। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब। दूसरा है हम अपने को प्रोडक्ट का रेटिंग तय करना चाहिए सेल्स के हिसाब से, यानी कितना बिकता है उसी हिसाब से चलाएं, और एक्यूरेट प्रोजेक्शन लेना चाहिए हमें सेल से, ताकि हम हाई प्रोडक्शन से बच सके और रिबैलेंस कर सके हमारे प्रायोरिटीज को। प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर शेड्यूलिंग होना चाहिए, यानी कि राइट पीपल राइट प्लेस और राइट टाइम होना चाहिए, तब जाके हम ओवर प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा वेस्टेज जो होता है वो वेस्ट ऑफ टाइम इन ऑन हैंड, यानी कि आपके पास समय है लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। यानी कि किस में वेस्ट होता है, वेटिंग में। तो वेटिंग जो है तीसरा वेस्टेज होता है। इसमें क्या होता है, टाइम स्पेंड वेयर वर्कर आइडल, जहाँ पे वर्कर जो होते हैं टाइम स्पेंड करते हैं, आइडल रहते हैं, या कहीं पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई साहब खड़े हैं क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इंतजार करना है इनको, या वहाँ पे जहाँ पे मशीनरी आइडल है वहाँ पे कुछ लोग तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके कुछ लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। कैसे लोग खड़े रहते हैं, जैसे सपोज डेट आप एक मशीन चला रहा है, एक बंदा एक ऑपरेटर चला रहा है और मशीन में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई और वह डाउन टाइम में चली गई आपके पूरे दिन के लिए, तो ऑपरेटर को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रिलोकेट करना चाहिए, न कि उसको वहीं पे खड़ा करके मशीन का ठीक होने का वेट करवाना चाहिए। तो आइडल रहेगी मशीन तब तक वो बंदा कहीं और हम लगा के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वेटिंग ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, जैसा कि ये भाई साहब वेट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए, अगला इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम काम करेंगे। दोस्तों अब इसके रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, अनसिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस लाइन इनबैलेंस, यानी कि जब हमारी सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस नहीं होंगे तो लाइन जो है ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगी। दूसरा है जो ओवर स्टाफिंग, यदि ज़्यादा स्टाफ है तो भी दिक्कत है, अंडर स्टाफिंग कम स्टाफ है तो भी दिक्कत है, या अगर मैन पावर का एलोकेशन गड़बड़ है किसी प्रोजेक्ट में तो भी हम वेटिंग का वेस्टेज उठा सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। अनशेड्यूल्ड मशीन डाउन टाइम, यानी कि सपोज दैट आज हमको इच्छा किया कि आज हमें मशीन नंबर 10 जो है हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेना है, तो ये अनशेड्यूल्ड होता है। यदि हम शेड्यूल करके रखेंगे तो उसका मैन पावर हम नहीं लेंगे। या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल प्लान नहीं किया और मटेरियल शॉर्टेज हो गया,
तो इस टाइप का जो वेस्टेज होता है वो वेटिंग होता है, क्योंकि आप जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक मशीन वेट करेगी, आपका मैन पावर वेट करेगा आपका, और पावर तो हमने ले ही रखा है। तो ये सारे रीजंस होते हैं आपके वेटिंग के। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? सॉल्यूशन होता है कि प्रोसेस मैपिंग बराबर करें, पूरा फ्लो चार्ट को चेक करें और रिवाइज कर सकते हैं। जितना हो सके पैरेलल एक्टिविटी करने की कोशिश किया जाए। कम्युनिकेशन जो होता है वह इंक्रीज किया जाए ताकि हम डाउन टाइम कम कर सकें, और अपने मैन पावर को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए और ट्रेनिंग किया जाए ताकि उनको कहीं भी लगाकर काम लिया जा सके। दोस्तों अगला जो वेस्टेज है वो है नॉन यूटिलाइज टैलेंट, मैन पावर या स्किल कह सकते हैं। दोस्तों इसको एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो होता है हम टैलेंटेड या एबिलिटी वाले वर्कर को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं, या कलेक्टिव नॉलेज ऑफ टीम को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, या हम जहाँ पे हम छोटे मोटे टेक्निकल ऑटोमेशन से काम चला सकते हैं वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर को लगा के रखते हैं। तो ये सारे स्किल का वेस्टेज है। दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न होता है पुअर कम्युनिकेशन या कंसल्टेशन विद स्टाफ, यानी कि स्टाफ्स के साथ या कंपनी का जो होता है वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या हायरार्की इतनी बेकार है, ख़राब है, जिससे वैल्यूएबल इनपुट जो होता है, जो वैल्यूएबल इनपुट होता है वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, जिस पे हम सुधार कर सकते हैं, या हमारा फेलियर हो जाता है। छोटे छोटे टेक्निकल हम ऑटोमेशन करके रिड्यूस कर सकते हैं, छोटे छोटे लो स्किल वाले काम को, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। तो ये सारे रीजन है जहाँ पे हमको स्किल्ड मैन पावर देना पड़ता है दोस्तों। और इसका सुधार कैसे हो सकता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें प्रोसेस ऑनर्स को इन्वॉल्व करके उस एरिया का प्रोसेस स्टेज बनाना चाहिए और डिजाइन करना चाहिए और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? हमें जो इंटरनल स्विच करना चाहिए स्टाफ्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि वह और भी प्रोसेस को समझ सकें और ज़रूरत पड़ने पर काम कर सकें डिफरेंट लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरा जो है आपका, जो हमारे पास अवेलेबल स्किल्ड मैन पावर है उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऑटोमेशन करवाना चाहिए और उनके स्किल का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और इसके बाद उनका आरएनआर यानी कि रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, ताकि उनको एंगेज किया जा सके आगे और इम्प्रूवमेंट करने में। दोस्तों अगला जो है वेस्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अननेसेसरी मूवमेंट होता है प्रोडक्ट का शॉप फ्लोर पे या सप्लायर तक या डिस्ट्रीब्यूटर तक, या प्रोसेस में प्रोडक्ट का यहाँ से वहाँ अननेसेसरी मूवमेंट होता है, या ऐसा कह सकते हैं हम कि जो टूल्स का मूवमेंट होता है या इक्विपमेंट का मूवमेंट होता है वो अननेसेसरी होता है। तो इस प्रकार के अननेसेसरी मूवमेंट को वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ये होता किस लिए है? सबसे पहला रीजन इसका होता है पुअर रूट प्लान, यानी कि जो हमारे रूट प्लान है वह अच्छा नहीं है, या कॉम्प्लेक्स रूट प्लान है। अगर है भी तो फ्लो चार्ट जो है हमारा प्रोडक्शन चार्ट या प्रोसेस चार्ट जो है, जो फ्लो चार्ट है जैसे हमको काम करना है वह जो है पुअर है या ऑर्गेनाइज नहीं है, या जो वर्क प्लेस है वह ऑर्गेनाइज नहीं है और हम फेल हो जाते हैं ट्रांजिट डिस्टेंस को कम करने में, या एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ा लेते हैं इसके चक्कर में। दोस्तों इसका उपाय क्या है, यानी कि सॉल्यूशन सबसे पहला ये होता है कि हमें जो भी हमारे मूविंग एस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से लोकलाइज्ड करना चाहिए, यानी कि जो आसपास चीज़ें मिलती हैं हमारे लोकल में मिलती है। जैसे दिल्ली के सामान, दिल्ली में हमारी कंपनी है, दिल्ली में कोई सामान मिलता है तो हमें दिल्ली से ही मंगाना चाहिए, ना कि मुंबई से मंगाना चाहिए। ऐसे हमको लोकलाइज्ड डेवलप करना चाहिए। दूसरा चीज़ होना चाहिए मैपिंग और ट्रांसपोर्ट फ्लो, यानी कि चाहे शॉप फ्लोर में हो या बाहर से हमें कोई सामान मंगाना हो तो उसका मैपिंग करना चाहिए ताकि आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए और हमको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़े। और हमें डिजिटाइजेशन यानी पेपर वर्क को कम करना चाहिए और डिजिटल वर्क में ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमको मूवमेंट कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें करके हम वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगला वेस्टेज जो है, छठा वेस्टेज है, वो इन्वेंट्री है। इसको वेस्ट ऑफ स्टॉक एट हैंड कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहला कारण क्या होता है कि एक्सेसिव इन्वेंट्री बना के रख लेते हैं, या प्रोसेसिंग जो
ज़्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट लेके रख लिया जिनका अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसका मनी उसके ऊपर ब्लॉक करके रख लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रख लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे हम पहले वेस्टेज की बात की, तो हम ज़्यादा इन्वेंट्री बना के रख लेते हैं जो अभी माल बिकना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन्वेंट्री या वेस्ट ऑफ स्टॉक इन हैंड। अब इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? रीज़न यह होता है, पहला जो होता है ओवर प्रोडक्शन, कई केसेस में होते हैं कि ज़्यादा बना के रख लिए और हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा होता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हम बना के बेचना है लार्ज स्केल में, तो हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो है प्रॉपर नहीं होता है। तीसरा है जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मार्केट में से क्या हमको नीड मिल रहा है उससे ज़्यादा हम बना दे रहे हैं या ओवर एस्टिमेट करके बना दे रहे हैं, तो इसमें हमारा इन्वेंट्री बढ़ जाता है। और ज़्यादा इन्वेंट्री का मतलब होता है ज़्यादा पैसा लगा के हमने रख दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए कर सकते हैं प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी कि जो मार्केट से डिमांड आता है उसी के हिसाब से प्लान होना चाहिए प्रोडक्शन का। फिर रीअसेस करना चाहिए प्रोडक्शन टारगेट को बेटर, मतलब अच्छे तरीके से मीट करने के लिए डिमांड से रीअसेस, बार बार रीअसेस करते रहना चाहिए। और जो स्लो मूविंग स्टॉक्स हैं या बहुत कम डिमांड वाले हैं उन पे हमेशा एनालिसिस करके उनको रेटिंग करते रहना चाहिए, जिससे हम इन्वेंट्री से बच सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे से बच सकते हैं। इन्वेंट्री रखने से दो नुकसान होता है दोस्तों, एक तो वो जगह घेरती है, दूसरी हम पैसा फंसा के रख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम वेस्टेज इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं। अगला वेस्टेज जो सातवां है वो वेस्टेज ऑफ मूवमेंट या मोशन कहते हैं। दोस्तों जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, एक बंदा जो है एक वर्क टेबल पे काम कर रहा है, लेकिन उसको डिफरेंट जो स्पेयर लेने के लिए कई जगह जाना पड़ रहा है। तो ये वेस्टेज ऑफ मूवमेंट या मोशन कह सकते हैं, यानी कि इसको इतना मोशन करना पड़ रहा है तब जाके वह एक काम कर पा रहा है। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोशन होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई साहब हैं, यानी कि एक ही जगह पे खड़े हैं, लेकिन कितना मोशन इनको करना पड़ रहा है, जैसे कि एक क्रिस बन गए हों। और तो इस तरीके से बंदा जो होता है काफ़ी अर्गोनॉमिक्स भी ख़राब होता है, यानी कि उसका हेल्थ भी प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और मोशन ज़्यादा करना पड़ता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसका कारण, सबसे पहला कारण होता है कि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उसको बहुत पुअरली डिज़ाइन किया गया है या स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं बनाया गया है। और तीसरा जो होता है कि मटेरियल फ्लो जो होता है वह डिज़ाइन अच्छा नहीं किया गया है, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है पुअर ट्रेनिंग है, यानी इनकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, पुअर है, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो पुअर है। तो इसकी वजह से अपने को ज़्यादा मोशन करना पड़ता है वर्कर को या स्टाफ को किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। और इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप बाईं तरफ देखिए, एक ही काम को कर रहा बंदा, उसमें सब सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, तो इसमें टाइम भी लगेगा और चूज़ करने में भी टाइम लगेगा। जबकि दाईं तरफ देखिए कितनी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है, यानी कि प्रॉपर लेआउट बना हुआ है। दूसरा चीज़, बहुत ही अच्छा 5S और आइडेंटिफिकेशन है, जिससे वह ईजिली हर एक आइटम हर एक जगह से मतलब कि ईजिली प्राप्त कर सकता है और लाइन को चला सकता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? इफेक्टिव ट्रेनिंग देना चाहिए प्रोसीजर का, जिससे SOP को फॉलो कर सकें। और SOP क्या होता है दोस्तों? SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर किसी भी लाइन का बनाना चाहिए या वर्क फ्लो का बनाना चाहिए, जिससे उसको फॉलो करके काम को सुधारा जा सकता है या मोशन को कम किया जा सकता है। दोस्तों आठवां जो वेस्टेज होता है वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होता है। जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, क्वालिटी के बहुत सारे बंदे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग में आपकी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेबर के द्वारा या मशीन के द्वारा नॉन वैल्यू एडेड होती है, यानी कि उसका मशीन तो चल रही है लेकिन उसका कोई वैल्यू एडेड नहीं होने वाला, केवल खर्चा हो रहा है। दोस्तों जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डेप्थ तक आपको क्वालिटी की जांच करते हैं, जो कि उतनी ज़रूरत नहीं है कस्टमर की, तो ये सारी जो होती है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है। जैसा कि और एक शब्द में कहें तो डूइंग मोर थिंग दैन नीड्स ऑफ डिमांड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना या उसको फिनिशिंग करने के लिए काम करते रहना।
तो वो जो होता है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि आप इस कार को देख पा रहे हैं, आपको कार लेने जाएंगे और इस प्रकार का कार मिलेगा तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों देंगे? नहीं भी देंगे, क्योंकि आपको जनरली कार चाहिए, घर नहीं चाहिए। तो इसमें रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कस्टमर को प्रोडक्ट सेटिस्फिकेशन में, कैसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा है कि हम ज़्यादा रिफाइनिंग करने की कोशिश करते हैं और डिटेल में रिफाइनिंग करने की कोशिश करते हैं हम प्रोडक्ट को, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है जो कि हमारी जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं हमारे फ्लोर्स में या हमारे सिस्टम में, उसका डॉक्यूमेंट नहीं होता है या अनक्लियर रहता है बंदा, जिसकी वजह से बार बार वो प्रोसेस दोहराता है, जिससे एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है। सपोज डैट एक प्रोसेस एलिमिनेट कर दिया गया, आज आके किसी बंदे ने एलिमिनेट कर दिया, यदि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो कल बंदा जो आएगा काम करने के लिए वो भी उसको एलिमिनेट करके ही काम करेगा। नहीं तो कल जो बंदा आएगा काम करने के लिए वो अपने पिछले हिसाब से करेगा और उस प्रोसेस को भी दोहराएगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोसेस करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सबसे पहला सॉल्यूशन जो होता है इसका होता है कि वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस, यानी कि जहाँ पे वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उस स्ट्रीम, उस धारा का एनालिसिस करना चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और मैपिंग करना चाहिए कस्टमर के साथ कि उनको क्या चाहिए और कहाँ तक हम उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वही देना चाहिए और उतना ही रिफाइन करना चाहिए। और जो भी चेंजेस होते हैं उसका अवेयरनेस हमेशा टीम को देनी चाहिए और उसका ट्रेनिंग करना चाहिए और डॉक्यूमेंट करके प्रॉपरली रखना चाहिए, तो हम वेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग से बच सकते हैं। दोस्तों ये तो था 8 वेस्टेज, और जैसा कि हमने को वादा किया था हम आपको बताएंगे मैजिकल फार्मूला जिससे आप याद कर सकते हैं 8 वेस्टेज को। तो ये लीजिए आपके आगे 8 वेस्टेज। अब इसके पहले अक्षर को देखिए तो आपका D फॉर डिफेक्ट, O फॉर ओवर प्रोडक्शन, W फॉर वेटिंग, N फॉर नॉन यूटिलाइज टैलेंट और T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, I फॉर इन्वेंट्री और M फॉर मोशन और E फॉर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों? डाउन टाइम। तो डाउन टाइम को याद रखिए तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 8 टाइप ऑफ वेस्टेज क्या होते हैं। डाउन टाइम एक फार्मूला है जिससे हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा और आप डिसलाइक करते हैं वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमसे गलती कहाँ हुई, ताकि हम आगे सुधार कर सकें और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। तो दोस्तों अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।